नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिट होंगे और बीएचयू एंट्रेंस 2019 के लिए जो है अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर चुके होंगे। नोटबुक्स बना चुके होंगे, नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे। और फिर क्योंकि 2019 का एग्जाम जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए कंटिन्यूटी जो है वो आपको मेंटेन करके रखना है। आपको पता होगा कि मैं बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंसेस के लिए आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट को मेंटर कर रहा हूँ। दोस्तों, इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास एक ऐसा विषय है, यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा विषय है जो रात में पढ़ते हैं तो दिन में भूल जाते हैं, दिन में पढ़ते हैं तो रात में भूल जाते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट है बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा। बताइए, इतना बड़ा सिलेबस है इसका कि इसके बारे में ऐसे ऐसे कोटेशंस चलते हैं मार्केट में। तो क्या हम लोग भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? हिस्ट्री पढ़ेंगे और भूल जाएंगे? नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर हम एंट्रेंस को कैसे पास करेंगे? क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस जितना बड़ा है, क्वेश्चंस भी तो उतने अधिक आते हैं। हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चंस जो है, चाहे वो बीए आर्ट्स हो या फिर बीए सोशल साइंसेस हो, 15 से 20 क्वेश्चन का रेशियो निश्चित हर साल रहता है। इसलिए हिस्ट्री को हम एक साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे, यानी आज जिस प्रकार से हिस्ट्री पढ़ेंगे परत दर परत वैसे ही अगले चैप्टर्स का भी निर्माण करेंगे। जब आपके पुराने टीचर्स, पुराने मेंटर्स जिनको आपने पहले देख चुका होगा, जिनके लेक्चर्स आप ले चुके होंगे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पवन सर ले रहे हैं, रीजनिंग आपके ऋषभ सर ले रहे हैं, तो जब इन लोगों के कोर्सेज को आपने देखा होगा, तो जब इन्होंने सिलेबस डील किया तो एक ही बोर्ड पे इनका पूरा सिलेबस आ गया होगा। लेकिन जब मैं सिलेबस डील कर रहा था तो आपको पता होगा कि मैंने अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस किया है। तो आप सोचिए कि इसके बाद मिडिएवल भी बचा हुआ है, उसके बाद मॉडर्न भी बचा हुआ है, तो कितना बड़ा सिलेबस है और क्वेश्चन भी अधिक है। तो पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन हम लोग एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ, एक साइंटिफिक एनालिसिस के साथ हिस्ट्री को इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट ले सके। दोस्तों, इससे पहले कि मैं हिस्ट्री को शुरू करूं, 2-3 जो कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री के वो बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका बार बार पाला पड़ेगा और यहीं से शुरुआत उसकी हो जाएगी। मैंने सिलेबस में आपको 2 टर्मिनोलॉजी समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, वो था बीसी और एडी। इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। बीसी और एडी का कंसेप्ट आप फिर से एक बार समझिए, क्योंकि ये टर्म जो है पूरे हिस्ट्री में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और ये टर्म का कंसेप्ट यदि आप मिसकंफ्यूज हो गए अगर इसमें, तो फिर आपको बहुत दिक्कतें हिस्ट्री में आने वाली है। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इंटीजर्स चैप्टर। इंटीजर्स चैप्टर में क्या होता है? 0 रहता है, उसके बाद जो है इधर पॉजिटिव चलता है और इधर निगेटिव चलता है। मान लीजिए ये है 10, 20, 30 और ये है -10, -20, -30। तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 500 BC, 200 BC, 500 AD और 200 AD। इसका मतलब आपको मैं इस एग्जाम्पल के जरिए BC और AD को क्लियर करने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं ईसा पूर्व। इससे सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कभी कभी कि BC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिफोर क्राइस्ट। और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। याद रखिएगा, कई बार लोग जो है AD का मतलब आफ्टर डेथ मार देते हैं, नहीं, एनो डोमिनी सही है। तो 500 BC का क्या मतलब होता है? मान लीजिए अभी हम लोग हैं 2018 में, तो हम जब बात करेंगे 500 BC की, तो आज से कितने 100 साल पहले की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 2018 ये पॉजिटिव में, और इसके इधर आना है 500। मान लीजिए यहां पे 2018 है, इसके इधर, तो यानी कि हम 2018 इधर भी ट्रेवल करेंगे और इधर भी 500 ट्रेवल करेंगे। तो 2018 में जब हम 500 ऐड कर देंगे, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं आज से 2518 साल पहले की। अगर आपको पूछा जाए कि 500 BC बड़ा है या फिर 200 BC, तो पहले 500 यहां आएगा या 200? आप खुद ही सोचिए। 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो
जो भी बड़ा है, अब इसको मैं ज्यादा आपको नहीं समझाऊंगा। अगर इस चीज को आप समझ गए कि 500 बड़ा है या 200, तो बीसी और एडी जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इधर आप रखेंगे 500 और 200 एडी, तो इधर तो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। ये 200 है तो बिल्कुल छोटा है, ये 500 है तो बड़ा है, यानी कि 2018 ऐसे आप समझिए इसको, 2018 और 2017, तो 2017 से 2018 जो है वो बड़ा है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट जो है वो निगेटिव में होता है, क्योंकि इंटीजर्स के रूप में मैंने इसको आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये था आपके बीसी और एडी का कंसेप्ट। ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आज जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो इतिहास का बेस है, वो आपके हिस्ट्री चैप्टर का बिल्कुल बेस है। आप बचपन से उस चैप्टर के बारे में पढ़ते आए होंगे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोस्तों नाम से ही देखिए बिल्कुल पता करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहला वर्ड क्या है? इंडस। इंडस मतलब सिंधु, वैली घाटी, और सिविलाइजेशन संस्कृति, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जो है हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सिंधु एक नदी है, इसके आसपास जो सिविलाइजेशन विकसित हुई, जो संस्कृति विकसित हुई, उसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसको अध्ययन करने से पहले मैं दो चीज आपको बता दूं कि हम कैसे पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को। पूरे चैप्टर को पढ़ने के दौरान जो है कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आगे के चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं कि हम जब भी किसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके टाइम पीरियड की बात करेंगे। हिस्ट्री के टूल्स में जो है टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए आप ही सोचिए, जब इतिहास की बात करेंगे तो किन किन बातों की बात करेंगे? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वो घटना जो है किस कालखंड का है, यानी कि किस टाइम का है। दूसरी बात करेंगे वह किस क्षेत्र में घटित हुई। अब दुनिया तो बहुत बड़ी है, कोई एक घटना एक ही जगह घटित हो रही है, तो उसका लोकेशन क्या है, वो जो प्रॉपर घटना घटित हुई है उसका लोकेशन क्या है, यानी कि दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा लोकेशन। उसके बाद टाइम और लोकेशन के बाद जो है सोर्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में, कि हम जो ये बात कर रहे हैं इस टाइम, इस लोकेशन में ये घटना हुई, उसका सोर्स क्या है, उसका साक्ष्य क्या है, हम किस आधार पे कर सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में इस लोकेशन में ये घटनाएं जो है वो घटित हुई है। तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है सोर्सेस। और जब ये तीनों हम लोगों को मिल जाएगा, यानी कि टाइम, लोकेशन और सोर्सेस, तब हम बात करेंगे कल्चर की, यानी कि पूरे सभ्यता की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दृष्टिकोण से भी हम इसी एप्टीट्यूड को, मैं इसी साइंटिफिक एप्टीट्यूड की बात कर रहा था, और आगे जब कोई भी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसी एप्टीट्यूड को आगे लेके बढ़ूंगा, ताकि आपके माइंड में जो है टाइम पीरियड का भी एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। इस टाइम पीरियड में यहाँ पे ये घटनाएं घटित हुई, इस टाइम पीरियड में लोकेशन जो है ये है, और सोर्सेस जो है हमारा ये है, क्योंकि हिस्ट्री का विकास जो है वह बिल्कुल साइंटिफिक वे में हुआ है। लोगों ने मिथ्या एक भ्रम बना रखा है कि हिस्ट्री को पढ़ना जो है बिल्कुल बोझिल सा है, क्योंकि हिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले अच्छे नहीं मिले होंगे। अगर पढ़ाने वाला आपको खुद ही नींद ले रहा है तो लाजमी सी बात है आपको नहीं समझ आएगा। तो आप बस एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ इसको पढ़ते जाइए, समझने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत आए, आपको मेरा नंबर है, उस पर हमें मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो इसी एप्टीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा पहला पॉइंट जो होगा वो टाइम, यानी कि किस कालखंड से होगा, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप अगला यहाँ हेडलाइन डालिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और हिंदी में लिखेंगे कालखंड। क्या कालखंड है? किसी घटना के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालखंड जो है वो कैसे निर्धारित किया गया, हम किसके विषय पे नहीं ज्यादा जाएंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कई बुक्स लिखे जा चुके हैं, तो हमें पूरा बुक नहीं पढ़ना है, हमें बहुत बड़े चैप्टर को छोटा सा समराइज करना है, ताकि एंट्रेंस का सारा क्वेश्चन जो है वो हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जब टाइम पीरियड की इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जो सर्वमान्य है, यूनिवर्सल टाइम जो है वो माना जाता है 2350 BC, यानी 2350 BC से लेकर 1750 BC, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये इसका यूनिवर्सल टाइम पीरियड माना जाता है। यानी कि ये बिल्कुल मान्य है। क्यों ये इसलिए मान्य है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है।
साइंटिफिकली कैसे प्रूव्ड है? ये जिस पद्धति के द्वारा टाइम पीरियड निकाला गया है उसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। कोई भी लिविंग बीइंग जैसे ही जन्म लेता है तो एक निश्चित टाइम, एक निश्चित रेट से जो है वो कार्बन को लेना शुरू करता है, और मरने के बाद भी जो है वो निश्चित रेट से उसी कार्बन को छोड़ते रहता है। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इसी कार्बन की सहायता से, जिसको C14 की प्रोसेस कहते हैं, C14 पद्धति, इस C14 की पद्धति से किसी भी चीज का एज डिटरमाइन करते हैं, और इसी आधार पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एज निकला है वो निकला है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। एक बार फिर से बीसी के कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। 2350 ईसा पूर्व यानी हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 2350 ईसा पूर्व यानी कि हम आज से कर रहे हैं, इसको जोड़ लीजिए, इतने सालों पहले की बात हम आपसे कर रहे हैं, यानी आज से 4368 साल पहले की घटना का जिक्र कर रहे हैं। और यहां से आपके इंटरेस्ट में क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल मार्क करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, और कार्बन डेटिंग, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी ये देता है कि किस पद्धति के द्वारा निकाला गया है। दूसरा जो टाइम पीरियड, इसमें टाइम पीरियड में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्ट्री में आपको पता होगा कि हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं, जो अपने अपने रिसर्च के आधार पर कुछ टाइम पीरियड निकालते हैं, पूरे घटनाओं का विवरण करते हैं। तो वो अपना समय भी बताते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये इस समय की घटना है, क्योंकि उनके सोर्सेस जो होते हैं, सब डिपेंड करता है सोर्सेस पे, जो उनके सोर्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एक इतिहासकार बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इस चैप्टर के दृष्टिकोण से, उसका नाम है व्हीलर। इंग्लिश में नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इतना तो कॉपरेशन आपको करना पड़ेगा कि हिंदी इंग्लिश में नाम, जहां पे टर्म्स का प्रयोग होगा मैं खुद ही उसको ट्रांसलेट करते रहूंगा हिंदी और इंग्लिश में। तो व्हीलर जो है वो कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज है वो है 2500 से 1500 बीसी। क्वेश्चन अगर देगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, अगर कुछ नहीं दिया तो आप इसको टिक कर देंगे, 1750 से 2350 से 1750। अगर उसमें नाम मेंशन कर दिया कि हिस्टोरियन व्हीलर के द्वारा जो टाइम पीरियड दिया गया वो क्या है, तो वो आपका है 2500 बीसी से 1500 बीसी। और एक इंपॉर्टेंट इसमें हिस्टोरियन आते हैं जिसका नाम है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने कहा कि 2300 से लेके 1750 बीसी इनका भी मानना है। लगभग ये जो है कार्बन डेटिंग से देखिए मिलता है, ये 2350 और ये 2300, इसमें बीसी आप लोग डाल देंगे, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, मैं कई बार समझा चुका हूं। तो ये आपका हो गया टाइम पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन का। टाइम पीरियड के बाद जो है हम बात करेंगे लोकेशन की। लोकेशन यानी क्या? ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफिकल एरिया। ये घटना जो घटित हुई वो कहां हुई? ज्योग्राफिकल एरिया। हेडलाइन इसको बनाएंगे आप अपने नोटबुक में। दोस्तों जो भी टीचर आपको जिस भी सब्जेक्ट को मेंटर कर रहे हैं, जो भी गाइड कर रहे हैं, आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नोट्स जो है आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करने वाली है। खास करके चूंकि ये हमारा पहला बैच है, तो जब हम रिवीजन सेशंस में जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपका नोट्स। हम तो आपको पीडीएफ शीट्स देंगे ही, लेकिन जो आप अपने हाथों से लिखेंगे वो आपको ज्यादा याद होने वाला है। ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत समझ में पहले दे दूं आपको कि हिस्ट्री में, मैप में कैसे जो है डिटरमाइन करते हैं एरिया को। उसके पहले थोड़ा सा मैप का समझ आपको समझा दूं। हालांकि आपके ज्योग्राफी के टीचर जो आएंगे वो आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी आप लोग बचपन से इस चीज को पढ़ते आए होंगे कि ऊपर का पोर्शन जो होता है वो कहलाता है नॉर्थ, नीचे का साउथ, इधर का ईस्ट और इधर का वेस्ट। तो अब जब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ का है, तो आपको पता होगा कि ये भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। न सिर्फ प्राचीनतम है, भारत की प्राचीनतम तो है, विश्व की प्राचीनतम भी है, और विश्व की सबसे वैज्ञानिक सभ्यताओं में से एक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट ओनली द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, बट इट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे आपकी चीन की सभ्यता हो, इन सब में जो थी ये सभ्यता सबसे विकसित थी। यानी हमारे पूर्वज जो थे वो काफी उन्नत थे, काफी डेवलप्ड थे। वैसे पूर्वज होते ही बहुत ऊपर की चीज है। चलिए, तो मैंने आपको मैप को समझाने का प्रयास किया। ये आपका था नॉर्थ,
ये है आपका साउथ, ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए ये है इंडिया का मैप यहाँ पे बना हुआ, इधर ये इंडिया का मैप यहाँ पे इस लोकेशन में है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस क्षेत्र में विकसित हुआ? तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इस एरिया में जो है ये विकसित हुआ है, यानी कि जो आज आधुनिक पाकिस्तान है उधर और हमारा जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्र में। तो लोकेशन कैसे निकालेंगे? ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम में जो सभ्यता विकसित हुई उसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब हम एरिया की बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की, तो उसका कुछ ना कुछ और छोड़ भी होगा कि उसका नदर पॉइंट ये है, उसका सदर्न पॉइंट ये है, उसका ईस्टर्न पॉइंट ये है, उसका वेस्टर्न पॉइंट ये है। तो हम इन चीजों को भी इसमें देखेंगे। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नदर पॉइंट था, यानी जो उत्तरी केंद्र था, उसको कहते हैं मांडा। ये मांडा जो आता है ये जम्मू एंड कश्मीर में है और आज ये चिनाब नदी के किनारे है। नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हैं इस देश की, चाहे वो प्राचीन हो या आधुनिक हो, उनमें नदियों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि पानी की सुलभता जहां होती थी वहीं पे संस्कृति और सभ्यताएं विकसित होती गई। तो खास करके इस चैप्टर में आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो शहर है, जो साइट है, वो किस नदी के किनारे है। तो नदी को आप अच्छे से याद करेंगे तो जो हमारा मांडा है, जो नॉर्दर्न पॉइंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपका चिनाब नदी के किनारे बसा है। इसके बाद हम सीधा साउथ आते हैं, नॉर्थ के बाद साउथ। तो साउथ सदर्न पॉइंट जो था वो कौन था? उसका नाम है दैमाबाद। दैमाबाद ये आपका जो है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में जगह है और ये जो है प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है, प्रवरा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न पॉइंट की। तो ईस्टर्न पॉइंट जो है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर बहुत लोग जान रहे होंगे जो खास करके उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़े हुए हैं। आलमगीरपुर जो है वह यूपी में मेरठ के पास है और ये जो है आपका हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद जो इसका वेस्टर्न पॉइंट है, मैंने पहले बताया वेस्टर्न, ये पाकिस्तान की ओर जाएगा निश्चित तौर पे। तो जो वेस्टर्न पॉइंट है इसको कहते हैं सुत का जेंडर या सुत का जेंडोर, अलग अलग इसको तरीके से बोला जाता है। तो सुत का जेंडोर या सुत का जेंडर कुछ भी कहते हैं इसको। तो सुत का जेंडोर जो है ये आपका बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। और ये जो है आपका दास नदी के किनारे बसा हुआ है, दास। हालांकि ये अभी तो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। पता नहीं भविष्य में ये पाकिस्तान में रहेगा कि नहीं, क्योंकि अब तक तो एक बार उसके दो टुकड़े हो चुके हैं। आगे भी उम्मीद है, क्योंकि जैसे माहौल पाकिस्तान बनाता है बार बार, उससे तो यही कहा जाएगा। तो ये था आपका ज्योग्राफिकल एरिया। अब टाइम पीरियड की बात हो गई, अब बात होगी सोर्सेस के ऊपर। सोर्सेस को भी मैं इधर डील कर ही देता हूं। सोर्स जो होता है वो हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छे से इसको नोट करेंगे ताकि आपको आगे जो है वो दिक्कत ना आए। तो जब सोर्सेस की बात करेंगे, स्रोत की बात करेंगे, तो स्रोत जो है वो बिल्कुल हमारा क्लियर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हम जानते हैं जिस आधार पे, वो है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे इस सभ्यता का पता लगा था। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हिंदी में लिखेंगे पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत। इसके बारे में जानकारी किसने दी? तो इसके बारे में सबसे पहले जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने जानकारी दी। ये भी हिस्टोरियन थे, चार्ल्स मैनसन। ये आप वीवीआई टिक करेंगे, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मैनसन ने। तो आज मान लीजिए हम सोर्सेस की बात कर रहे थे, पुरातात्विक स्रोत था और जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैनसन। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि किसी चीज का सोर्स क्या है, तो आज के सोर्स जो है वो आपके हो जाएंगे न्यूज़पेपर, वीडियोस या फिर डिफरेंट, क्योंकि हम काफी डेवलप्ड हो चुके हैं। लेकिन उस समय के सोर्सेस जो हमारे पास ज्यादा नहीं है और जो है भी हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो स्क्रिप्ट भी मिला है, तो स्क्रिप्ट भी हमारे सोर्सेस हैं, लेकिन हम उसको चूंकि पढ़ नहीं पाए हैं तो वो हमारे किसी काम का नहीं। जैसे कहा जाता है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। आप बहुत अच्छा कुछ लिख दिए लेकिन सामने वाला पढ़ ही नहीं पा रहा है,
तो कोई मतलब का नहीं है। तो इसी प्रकार जो हम लोग आज भी हैं अनपढ़ हैं बिल्कुल, किसके लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। तो उनकी स्क्रिप्ट एक अपनी थी और उस स्क्रिप्ट को कहा जाता है सिंबॉलिक स्क्रिप्ट, SYMBOLIC, और हिंदी में लिखेंगे आप भाव चित्रात्मक। प्रश्न आता है इससे चित्रात्मक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था वो कैसा था, वो बिल्कुल और बिल्कुल भाव चित्रात्मक था। यानी कि कुछ सिंबल्स बने होते थे, जैसे कोई घोड़ा बना दिया, कोई हाथी बना दिया, इस टाइप से, और इसी आधार पे वो लोग कुछ ना कुछ अपना डिटरमाइन करते होंगे। हम लोग आज तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। एक चीज दोस्तों छूट गया, जो हिस्ट्री का डिवीजन होता है, टाइम पीरियड जब मैं बता रहा था तो उसको एक बार थोड़ा सा बता दूं। टाइम पीरियड जब मैं बता रहा था, क्वेश्चन इस अक्सर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी, यानी वो टाइम पीरियड के हिसाब से वो पूछता है। ऑप्शन आपको दे देंगे, हिस्टोरिक थी, प्री हिस्टोरिक थी, प्रोटो हिस्टोरिक थी। तो ये जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक इसलिए कहा जाता है, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ की स्क्रिप्ट को जो है हम नहीं पढ़ पाए हैं, और जब हिस्ट्री में स्क्रिप्ट को जब हम नहीं पढ़ पाए हैं तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि वो सारा इतिहास जिसमें स्क्रिप्ट को अब तक नहीं पढ़ा जा चुका है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का भी पीरियड क्यों ना हो, तो उसको हम प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। हालांकि इससे पहले प्री हिस्टोरिक भी थोड़ा सा आता है, जहां पर कुछ मिला ही नहीं है। यहाँ तो मिला है, हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉमन फैक्ट्स की, जो पूरे और पूरे सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपसे बात किया टाइम पीरियड भी, उसके बाद मैंने बात किया आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन की, साथ ही मैंने बात किया सोर्सेस की। अब जो आप अगला इंपॉर्टेंट बात है वो है पूरे सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, जहां से क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। और फिर हम अंत में इस चैप्टर के बात करेंगे 10 प्रमुख साइट्स की। वैसे तो 1400 से ज्यादा साइट्स खोजे जा चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे 10 साइट्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस नदी के किनारे बसे हैं। इन सब प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले कॉमन एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आप हेडलाइन देंगे अपने नोटबुक में, और कुछ फैक्ट्स को जो है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न, मैंने तो आपको बताया कि इंडस वैली एक सिविलाइजेशन जो था बिल्कुल विकसित था, तो उसकी जो है आज जैसे हम लोग विकसित अवस्था में है, तो सब कुछ व्यवस्थित है, सरकार चलाते हैं, शासन चलाते हैं। तो उस समय भी सरकारें हुआ करती थी, पॉलिटिकल व्यवस्थाएं थी, बिल्कुल डेमोक्रेटिक। क्योंकि जो अदर विश्व की सिविलाइजेशन है वहां पे तो हमें राजा रानियों का जिक्र मिलता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी राजा रानी का जिक्र नहीं मिलता है। इससे हमको पता लगता है कि उस समय का जो सिविलाइजेशन होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। तो उस समय 2 राजधानियां थी, 2 कैपिटल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो थे वो 2 कैपिटल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीबीआई करके आप इसको मार्क करेंगे। पहला था आपका हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो 2 राजधानी। मोहनजोदारो जो था ये बिगेस्ट साइट है आपका, लार्जेस्ट साइट या बिगेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। प्रश्न कभी कभी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है वो शहर कौन सा था, तो वो था आपका मोहनजोदारो। और दूसरा सेकंड लार्जेस्ट जो था वो था आपका हड़प्पा। चूंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर का उत्खनन हुआ 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। जो न्यू डिस्कवरीज हुई है, अभी मैंने बताया कि ये लार्जेस्ट बिगेस्ट साइट था और हड़प्पा जो सेकंड बिगेस्ट था, लेकिन जो न्यू डिस्कवरीज हुई है उसके अनुसार जो है राखीगढ़ आपका बिगेस्ट साइट है इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का। राखी इसके पहले जो था वो धौलावीरा था। ये धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। और आपका राखीगढ़ जो है वो हिसार के हरियाणा में है, हिसार हरियाणा। ये इन चीजों को आप अच्छे से नोट करते जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या फैक्ट निकल के आते हैं, तो कोई भी सिविलाइजेशन होगा तो हम बात करेंगे किस प्रकार थे, वहां के लोग कैसे थे, क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे, कैसे रहते थे, तो ये भी बातें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी, इसमें 4 पॉइंट आता है। पहला जो आता है वो आता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि हिंदी में आप लोग लिखेंगे
कांस्य युगीन सभ्यता, आगे मैं बताऊंगा कांस्य युगीन सभ्यता कि कहां से कांसे के क्या खिलौने मिले, जब 10 साइट्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो ये था आपका कांस्य युगीन सभ्यता। इसके बाद जो था किस प्रकार की सभ्यता थी, तो अर्बन सिविलाइजेशन थी। इससे भी प्रश्न आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो किस प्रकार की सभ्यता थी। आपको ऑप्शन दे देगा रूरल, अर्बन, बोथ, नन ऑफ दिस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत उन्नत सभ्यता थी, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल शहरी सभ्यता थी। और इसका जो था कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी नगर निर्माण योजना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, हिंदी में लिख लेंगे नगर निर्माण योजना। ये आपका हो गया शहरी और दूसरा है नगर निर्माण योजना। ये इसकी इंपॉर्टेंट खासियत थी। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी, व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन आपको दे देगा, अर्बन भी दे देगा, आपका नगर निर्माण योजना भी दे देगा, तो आप दोनों को टिक करेंगे क्योंकि नीचे उसमें रहेगा 1 और 2, दोनों 2 और 3 दोनों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी अगर एक देता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वो ब्रॉन्ज एज भी था, वो अर्बन भी था, नगर निर्माण योजना भी जो थी वहां की अच्छी थी। इसमें चौथा पॉइंट आता है, वो आता है यहाँ का सोसाइटी कैसा था, यानी कि सोसाइटी में किसका प्रभुत्व अच्छा था, किसको सम्मान था। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी था, मैट्रियार्कल सोसाइटी यानी मातृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक समाज, यानी समाज में जो था महिलाओं की प्रधानता थी, महिलाओं को उचित सम्मान था। आज का जो हमारा सोसाइटी बिल्कुल पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसलिए महिलाओं को अपने अधिकार के लिए बार बार लड़ना पड़ रहा है। लेकिन उस समय का जो सोसाइटी था वो मातृसत्तात्मक था। इस बात का अंदाजा हम कैसे लगाएं कि मातृसत्तात्मक था, क्योंकि जितने खिलौने मिले हैं तो उसमें जो थी अधिकांश जो है वो महिलाओं के संबंधित है, या तो उसमें मातृ देवी का जिक्र किया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि वहां का सोसाइटी कैसा था और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अगर दिया गया, तो आप चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को भी टिक करेंगे, और अगर चारों दिया तो चारों को टिक करेंगे। ऑप्शन में क्योंकि रहेगा 1 2 3 4 सब। अब तो ये हो गया आपकी सोसाइटी की बात। अगला पॉइंट आता है कि कल्टीवेशन क्या क्या करते थे, वो खेती करते थे क्या? हाँ करते थे, वहां के लोग खेती करते थे, और सबसे पहले उन्होंने ही कपास की खेती शुरू की। यूनान के लोग जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले एरिया को सिंडोन करके पुकारा करते थे, सिंडोन। और कपास की खेती जो थी वो करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और सबसे पहले अगर कपास की खेती किसी ने शुरू की विश्व में, तो इसी सिविलाइजेशन के लोगों ने की। और कपास की खेती के साथ साथ वो कुछ और खेती करते होंगे, क्योंकि खाते पीते हुए कपास तो खाने की चीज है नहीं। तो क्या खाते थे, उनका फूड जो था वो क्या था? फूड जो था उनका था गेहूं एंड जौ। जौ मतलब बार्ली, गेहूं मतलब जान ही रहे होंगे व्हीट होता है। तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 2-3 और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए। तो आपने अभी तक कॉमन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा, उसमें हमने कई चीजों का जिक्र किया, जैसे कि वहाँ का खाद्य पदार्थ क्या था, वो लोग किन चीजों की खेती करते थे। तो एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, वो है वहाँ की इकोनॉमी। बिना इकोनॉमी जो है दोस्तों, कोई भी सभ्यता विकसित नहीं कर सकती। सब समय का, चाहे वो किसी भी कालखंड की हम बात क्यों ना करें, वहाँ की कुछ ना कुछ इकोनॉमी होती है। जैसे आज अगर इंडिया की बात किया जाए, तो ये जो है हमारा कृषि प्रधान देश है। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है। लेकिन उस समय की जो इकोनॉमी थी वो ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी, यानी कि समाज में व्यापार की जो थी वो प्रधानता थी। ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन इससे आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था इकोनॉमी कैसा था, तो वो ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी था। और जब ट्रेड बेस्ड था यानी व्यापार होता था, तो व्यापार कैसे करते थे? जैसे आज व्यापार की बात होती है तो इंटरनेशनल हमारे पास इसके लिए सिस्टम है कि डॉलर है, रुपये हैं, अलग अलग देश की अपनी अलग अलग करेंसी है। तो उस समय क्या कुछ करेंसी थी? हाँ, उस समय भी करेंसी थी। उसके करेंसी को जो थे वो सील करते थे। सील मतलब मुहर। मैं बताता हूं उसके बारे में, ये क्या थे। ये सील मुहर थे, और ये जो थे सेल खड़ी से बने होते थे। जैसे आज कैसे रुपये किस चीज से बने होते हैं? कागज के टुकड़े के। उस समय जो थे ये सेल खड़ी से बने होते थे। सेल खड़ी को इंग्लिश में ही आप टार्क कहते हैं, और PALC।
टाल्क कहते हैं। और उसके बाद मुहर जो है वो पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी, पकी हुई मिट्टी, इसको टेराकोटा भी कहते हैं। उस समय का जो व्यापार था वो फुल्ली बेस्ड था बार्टर सिस्टम पे। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? ये आज के संबंध में इसको कॉरिलेट करते हैं कि मान लीजिए हम और आप दो आदमी हैं, आपने चना उपजाया और हमने गेहूं को उपजाया। अब आपको गेहूं की जरूरत है और हमको चने की जरूरत है, तो हम एक दूसरे से गेहूं और चना का आदान प्रदान कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका चना जो है वो अधिक कॉस्टली है, मेरा गेहूं जो है वो कम कॉस्टली है, तो क्या जितना गेहूं मैं आपको दूंगा उतना चना आप मुझे देंगे? नहीं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ यूनिट हम लोग बनाएंगे। वही यूनिट्स जो थे वो सील हुआ करते थे, मुहर हुआ करते थे। इससे क्वेश्चन आता है कि वो किस चीज की बनी होती थी? जो वहां के मुहरें हुआ करती थी वो किस चीज की बनी होती थी? तो वो शेर खड़ी की बनी होती थी। सबसे अधिक जो है मुहरें वो शेर खड़ी की मिली है, इसको टाल्क कहते हैं। और उसके बाद पकी हुई मिट्टी की भी बनी होती थी, जिसको कि टेराकोटा कहते हैं। एक पॉइंट नोट डाल के आप लिख लेंगे, इससे प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसके अवशेष नहीं मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपका लोहा नहीं मिला है। आगे देखेंगे कि 1000 के आसपास लोहा मिलेगा वैदिक सिविलाइजेशन में। और जैसे लोहा मिलता है पूरी सभ्यता में फिर से क्रांति आती है और फिर हम आगे बढ़ेंगे महाजनपद इरा की ओर, उसके बाद मगध साम्राज्य की ओर। तो लोहा नहीं मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हालांकि इस पर अभी चर्चा हो रही है हिस्टोरियंस के बीच में, लेकिन फिर भी अभी तक ये माना जाता है कि गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। साथ ही मंदिर के प्रमाण भी नहीं मिले हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, जैसे कि प्रोटोसिवा मिला है। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा आपको 10 शहरों के बारे में, बड़े रोचक तरीके से मैं आपको 10 शहरों के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, कालीबंगन, लोथल, ये सब शहर आएंगे। वो किस नदी के किनारे बसे हैं, वहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, तो आपको उन जगहों पे बताऊंगा कि प्रोटोसिवा मिला है, यानी कि आद्य शिवा। तो लेकिन मंदिर का साक्ष्य जो है वो नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। ये आप की नोट डाल के जरूर लिखेंगे। इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और हो सकता है इस बार भी इससे प्रश्न आए कि लोहा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिला या नहीं। डायरेक्ट मान लीजिए नहीं पूछेगा, लेकिन जहां पे भी साक्ष्य दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित चीजें मिली है, ऑप्शन में लोहा डाल दिया ना। इन मान लीजिए क्वेश्चन फ्रेम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें नहीं मिली। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि मुहरे मिली है, ये मिली है, ये मिली है, लोहा मिला है। तो लोहा तो नहीं मिला है, तो लोहा को टिक करेंगे, 3 नंबर लेंगे। इसके बाद चलिए हम चलते हैं उन 10 शहरों के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट साइट्स। 5 साइट्स के बारे में मैंने अभी चार्ट बनाया है, और अगला 5 जो है इसके बाद बनाएंगे। सबसे पहले आइए इन 5 के बारे में समझते हैं। एक बात तो आप समझ लीजिए कि जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो ये 5 साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन 5 साइट के बारे में आप बिल्कुल ही एकदम साइंटिफिक वे में इसको याद कीजिएगा। इसको याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे जो है चीजों से कोरिलेट करते हुए इन चीजों को याद करेंगे। सबसे पहला हमारा जो है वो है हड़प्पा। मैंने आपको पहले भी बताया कि हड़प्पा जो था वह इंडस वैली सिविलाइजेशन की राजधानी थी। हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी। और यह जो था वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। रावी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री में चलेंगे तो जो पूर्ण स्वराज की बात पंडित नेहरू करते हैं वो इसी रावी नदी के तट पर करते हैं। इस बात को हम देखेंगे आगे। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देखते हैं हड़प्पा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि ये अभी जो है पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये बसा हुआ। इन बातों को आप लिखते जाइए। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैंने बताया कि जो क्या क्या मिले हैं कहां से, तो एक R37 नाम का कब्रिस्तान है, ग्रेव यार्ड है, जो कि यही हड़प्पा से मिला है। और उसके बाद कांसे की एक बैलगाड़ी मिली है। बैलगाड़ी कांसे की मतलब इसका नहीं कि पूरा बैलगाड़ी मिला है, एक खिलौने के रूप में कांसे की बनी बैलगाड़ी मिली है। क्वेश्चन इन सब जगहों से पूछता है कि कांसे की बनी बैलगाड़ी जो है वो कहां से मिला है।
अब आपको ऑप्शन दे देगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चरबुद्रो, कालीबंगन, तो आपको उसमें हड़प्पा टिक करना है। इसके अतिरिक्त जो है मजदूरों के आवास और कुम्हारों के 14 भट्टे यानी कि पॉटर स्लिट, वो ये जो 4 चीजें हैं ये आपको हड़प्पा से मिला है। एक चीज देखिए इसमें कंसेप्ट क्या लगाना है, नदी वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि यह शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है। तो जब आप हड़प्पा बोलते हैं, पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि 2 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंधु और दूसरा रावी। तो जब हड़प्पा बोलते हैं तो देखिए रा पे जोर पड़ रहा, हड़प्पा, रा यानी कि रावी। तो हड़प्पा आपका जो है वो रावी नदी के किनारे बसा है, और जैसे ही हड़प्पा रावी हुआ तो मोहनजोदड़ो ऑटोमेटिक सिंधु। आप इसको करेक्ट कीजिए, हड़प्पा यदि रावी है, हड़प्पा रा पे जोर पड़ा, मोहनजोदड़ो जो है वो हमारा सिंधु होगा। 2 राजधानियां थी, एक हड़प्पा दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मैंने आपको पहले बताया कि ये बिगेस्ट साइट है, इसलिए यहाँ से चीजें भी अधिक मिलेंगी। तो मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया, उससे पहले हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वह रखाल दास बनर्जी नामक खोजकर्ता इतिहासकार ने किया। यह सिंधु नदी के किनारे बसा है और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा को नहीं कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा, देखिए मां से मोहनजोदड़ो, मां से मृतकों का टीला। इसको माइंड में एक कंसेप्ट के रूप में आप विकसित करिएगा तो आपको याद होते जाएगा। तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी कि माउंड ऑफ डेड। इसलिए कहा जाता है, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बड़ा एरिया था, तो जब खुदाई हुई तो सबसे अधिक मृत लोग भी जो है उनके या फिर उनकी समाधियां जो है वो यहीं से मिली, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह भी जो है आपके आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बसा हुआ है। अब यहाँ से क्या क्या मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अन्नागार मिला है यानी ग्रेनरी, और बता दूं आप इस बात को लिखिएगा कि ये ग्रेनरी जो था पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी इमारत थी, यानी कि उसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी वो ग्रेनरी थी। इससे अक्सर क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद पशुपति महादेव, इसकी चर्चा मैंने पहले किया था। पशुपति महादेव जो है मैंने जैसे बताया था जिस समय कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन ये भी बताया था कि पूजा पद्धति जो थे वो लोग करते थे, पूजा पद्धति के साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपति महादेव यानी प्रोटो शिवा का जो उल्लेख है वह मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। तीसरी जो है वो है स्नानागार, यानी कि एक नहाने का पब्लिक बाथ हुआ करता था, पब्लिक बाथरूम हुआ करता था, वो स्नानागार भी जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अतिरिक्त एक सभा भवन मिला है। मोहनजोदड़ो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां घर से जो है वह कुआं के साक्ष्य मिला है। कुआं का होना किस बात का प्रमाण है कि वहां के लोग जो थे वह समृद्ध थे। आज भी आप जब गांव में जाएंगे तो इस बात को सुनेंगे कि जिनके घर पर कुआं मिलता है वह जो है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। और उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा भी मिला है। तो ये था आपका मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोहनजोदड़ो के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट साइट है वो है हमारा चनहुद्रो। चनहुद्रो की खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने की, और चनहुद्रो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अभी तक एक ही हड़प्पा जो है वह रावी आया, इसके बाद हमारा मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो, यह दोनों सिंधु नदी के किनारे आया। चनहुद्रो से जो है वह लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चनहुद्रो से हमारा लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, और यहीं से जो है बनका यानी कि गुड़िया का बनाने का कारखाना जो है वो यहीं से मिला, यानी कि चनहुद्रो भी काफी डेवलप्ड था। एक और इंपॉर्टेंट कैट एंड डॉग मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये कैट एंड डॉग मतलब है कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए ऐसा कुछ पदचिन्ह जो ऐसे कुछ स्पॉट्स जो है वह मिले हैं। तो क्वेश्चन मान लीजिए अगर पूछा गया कि कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा किया जा रहा था, ऐसे चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से मिले हैं, तो आप आराम से चनहुद्रो टिक करेंगे, 3 मार्क्स ले जाएंगे। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट ये जो था आपका ये सारा जो था पोजीशन, ये तीनों शहर जो था, तीनों साइट जो था वह आधुनिक पाकिस्तान में है। उसके बाद क्या हुआ, आजादी के बाद, उसके पहले तो मान लीजिए हम लोग उधर ही खोज रहे थे, लेकिन आजादी के बाद हमें भी लगा कि अपना जो अब एरिया है, नया एरिया है, इसमें भी कुछ ना कुछ खोजा जाना चाहिए। तो इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है उन्होंने खोजा लोथल शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता का यानी आधुनिक मुंबई कह सकते हैं इसको, यह बिल्कुल डेवलप्ड, सबसे ज्यादा डेवलप्ड था, और पोर्ट था ये, जैसे मुंबई आज पोर्ट है हमारा, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट था। यह जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, और ये जो है भोगवा नदी पर है।
भोगवा नदी, इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया। जैसे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट आपको दिया कि हड़प्पा, रा पे जोर पड़ रहा है तो रावी, मोहनजोदड़ो तो मां से मृतकों का टीला, तो ऐसे यहाँ पे कंसेप्ट है लोथल। लोथल मतलब देखिए जब कहते हैं तो फीलिंग आता है लोथ, यानी कि लेजी पर्सन। तो जो लेजी पर्सन होता है वह कई चीजों में पिछड़ जाता है, यानी कि भोग लेता है, भोगते रहता है, समय समय पर वह चूक जाता है। तो लोथ आदमी को कहा जाता है तुम लोथ हो, जरूर भोगोगे कुछ ना कुछ। तो लोथल हमारा बसा है भोगवा नदी पे। ये है कंसेप्ट, कोई जरूरी नहीं आप इसी कंसेप्ट से याद कीजिए, लेकिन आप एक अपना कंसेप्ट, एक अपना एप्टीट्यूड जो है वो जरूर डेवलप करिए। तो लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे बसा था, और यह घर के दरवाजे जो थे वह आगे की ओर खुले मिलते थे। इसको इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि अन्य जितने भी साइट्स थे वह घर के दरवाजे पीछे की ओर खुले मिलते थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि आधुनिक मुंबई था उस समय का, तो डेवलप्ड था, तो घर के दरवाजे आगे की ओर, पीछे खुलने का मतलब यह है कि वहां में जो लोग हैं पर्दा सिस्टम को मान लीजिए मानते होंगे, लेकिन आगे खुलने का मतलब थोड़ा हाई फाई। तो घर के दरवाजे वहां आगे की ओर आपके लोथल में खुलते थे, और ये नगर पत्तन था। मैंने पहले ही बताया कि एक पोर्ट था। इसके साथ लोथल के साथ एक और जगह जो है यह है सुतकोतदा। सुतकोतदा यह भी आपका एक पोर्ट था, और लोथल से चूंकि पोर्ट था तो व्यापार होना लाजमी सी बात है। तो यहां से आपके फारस की, यानी कि फारस को अभी जो है ईरान कहते हैं, वहां के माप तौल की इकाई यानी मेजरिंग यूनिट्स जो है, मेजरमेंट का यूनिट्स जो है वो आपका लोथल से मिला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में फारस के माप तौल की इकाई कहां से मिली है, अगर मान लीजिए फारस नहीं लिखा तो ईरान लिखेगा, तो वो आपका लोथल से मिला है। साथ ही युग्मित समाधि, युग्मित समाधि का मतलब क्या होता है, जैसे पहले जो मूर्तियां मिली हैं या तो वो स्त्री की मिली है या तो पुरुष की मिली है, लेकिन यहाँ पे आपका युग्मित यानी दोनों एक साथ, आधा स्त्री आधा पुरुष या फिर स्त्री पुरुष एक साथ, वो युग्मित समाधि जो है लोथल से मिला है। और उसके साथ ही जैसे यहाँ एक कैट एंड डॉग वाला कॉन्सेप्ट था, तो लोथल में हमारा चालाक लोमड़ी वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ चालाक एक चित्र मिला है जिसमें कि एक पक्षी पे एक पक्षी जो एक पेड़ पे बैठा हुआ है और नीचे एक जानवर है। तो इससे अंदाजा लगाया इतिहासकारों ने, ये जो चालाक लोमड़ी वाला कहानी है कि रोटी लेके उड़ा कौवा और जो नीचे लोमड़ी था बेचारा रोटी मांग रहा था, तो ये कहानी आप बचपन से पढ़े होंगे। तो प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि चालाक लोमड़ी से संबंधित घटना वाला चित्र जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर से मिला है, किस साइड से मिला है, तो आपका लोथल से मिला है। इसके बाद देखिए अगला है कालीबंगा। कालीबंगा, बंगा मतलब बैंगल्स यानी चूड़ी। तो देखिए इसको कहा जाता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज जो है 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने किया, और यह जो है आज घग्गर नदी पे अवस्थित है। और कालीबंगा जो है आधुनिक राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, और यहाँ से दो चीज इंपॉर्टेंट मिला है। एक तो जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले, यहाँ खेती होती थी यानी कल्टिवेटेड फार्म्स के जो साक्ष्य जो है वो यहाँ से सोर्सेस मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से अलंकृत ईंटें यानी कि डेकोरेटेड ब्रिक्स भी मिले हैं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट। इसमें भी देखिए एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है खोजकर्ता के लिए, जैसे कि मैंने इसमें बताया रावी के कंसेप्ट में, यहाँ बताया मृतकों का टीला के संबंध में। तो कालीबंगा यानी बैंगल्स कौन पहनता है, बैंगल्स कौन पहनता है, उसको हम बीबी तो कह सकते हैं, मान लीजिए वाइफ्स जो होती है, एक कंसेप्ट के रूप में बस बता रहा हूं, सब लोग पहन सकते हैं बैंगल्स, कोई भी लड़की पहन सकती है, कोई स्त्री पहन सकती है, लेकिन बीबी यानी कि पत्नी वो बैंगल्स पहनता है। तो बैंगल्स की खोज किसने किया, काले रंग की चूड़ियां यानी कालीबंगा की खोज किसने किया, तो जिसके नाम में बीबी आया उसको मार दीजिए, काले रंग की चूड़ियां, बीबी लाल और बीके थापर। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट 5 साइट्स। इसके बाद मैं फिर से एक बार और 5 साइट्स का जो है वो चार्ट प्रिपेयर कर देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जब फिर इसके बाद अगले चैप्टर में मिलेंगे तो और भी चीजें जो छूट गई होगी आगे जब हम बढ़ेंगे तो कॉरिलेट करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा अंतिम चार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बिल्कुल हम अंत तक अब पहुंच चुके हैं। हमारे जो बीए आर्ट्स और सोशल का एंट्रेंस होता है उसमें इतने ही पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए पहले इस चार्ट को समझते हैं। 5 शहरों के बारे में मैंने आपको बताया। जो हमारा 6वां साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो है बनवाली। उसमें थोड़ा डीप में बताया क्योंकि वहां से कुछ ज्यादा सोर्सेस मिले, क्योंकि वो पुराने साइट्स थे। अब ये जो साइट्स हैं ये सब आजादी के बाद के साइट्स हैं, इसलिए यहाँ से अभी भी खोज हो रही है, कुछ कम चीजें मिली हैं।
तो जितने मिली है उन्हीं को हम लोग याद रखेंगे। कभी कभी प्रश्न इससे पूछता है, लेकिन उन पांचों को आप बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो ये जो बनवाली है इसकी खोज 1973-1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई और ये सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी आपको याद रहे ये सूख चुकी है, ये नदी, इस नदी का अस्तित्व जो है अब नहीं है। और यहाँ से मिट्टी का बना हुआ एक हल, इसकी आकृति का खिलौना हमें मिला है और ये हरियाणा में है। बनवाली के बारे में बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो मिट्टी वाला आकृति का हल था वो यहाँ से मिला है और ये हरियाणा में है। इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट वो है रोपर। इसकी खोज 1953 से 1956 के बीच में यज्ञदूत शर्मा के निर्देशन में हुई और यह जो है सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। सतलज नदी का नाम याद आते ही आप समझेंगे कि यह पंजाब वाले एरिया में होगा और यहाँ से कुल्हाड़ी का प्रमाण हमें मिला है। हालांकि ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मान लीजिए एग्जामिनर का मूड कहीं थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए इन चीजों को भी आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट वो है रंगपुर। रंगपुर की खोज भी 1953 हुई। एक चीज आप देखेंगे कि जो भी खोज भी 53 के साल में बहुत ज्यादा खोज हुई है। ये रोपर हुआ, रंगपुर हुआ, उधर पीछे लोथल हुआ। तो 53 वाला थोड़ा कंसेप्ट आप एक साथ सर्च को कर लेंगे, उसको याद कर लीजिएगा कि 53 में किन किन जगहों की खोज हुई, तो ईयर जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको। रंगपुर की खोज जो है वो रंगनाथ राव ने किया और ये माधव नदी के किनारे अवस्थित है आधुनिक गुजरात में। मैंने बताया था कि चावल के साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, लेकिन धान की भूसी जो है वह रंगपुर से मिला है। 1953 की बात है कि वहां से धान की भूसी मिली है, लेकिन जब तक चावल मिलेगा नहीं, हिस्टोरियन नहीं मानेंगे कि वहां लोग चावल भी खाते थे। इसलिए अभी तक आपको अगर क्वेश्चन आए कि क्या चावल मिला था तो आपको लिखना नहीं। इसके बाद सुतकोददा। सुतकोददा मैंने बताया था यह पोर्ट सिटी था, जैसे लोथल था, लोथल के साथ यह भी पोर्ट सिटी था। इसकी खोज जो है वह जगपति जोशी ने किया 1964 ईस्वी में। नदी के संदर्भ में इसमें कंफ्यूजन है कि वह किस नदी के किनारे है, क्योंकि 2-3 नदियां के किनारे ये शहर बसा हुआ है और आज वो नदियां जो है वो नाला का स्वरूप ले चुकी है, यानी आज वो नदी नहीं है, इसलिए नदी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से गुजरात या गुजरात के कच्छ जिले में है। और सबसे इंपॉर्टेंट घोड़ा वाला, ये बिल्कुल पूछा जाता है कभी कभी कि घोड़ा का साक्ष्य जो है वह कहाँ से मिला है, तो घोड़ा का साक्ष्य जो है सुतकोददा से मिला है। घोड़ा का अस्थि पंजर आपको सुतकोददा से मिला है। और हमारा अंतिम साइट जो है वो है धौलावीरा। हालांकि पीडीएफ में मैं कुछ और साइट्स के बारे में भी चर्चा कर दूंगा, लेकिन आप इतने को बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ये जो आपका होगा वो प्राइमरी बिल्कुल, इसके बाद टाइम मिले तब उसको याद करना है। धौलावीरा जो है वह सबसे नवीनतम स्थल है। आप देख सकते हैं कि 1990-1992 में इसकी खोज हुई और यह मनहर या मानस नदी के किनारे, मनहर या मानस नदी के किनारे जो है यह बसा हुआ है। और धौलावीरा से जो है सबसे बड़ी लिपि, धौलावीरा से सबसे बड़ी लिपि मिली है। लिपि मैंने बताया था, स्क्रिप्ट जो था वो कैसा था, सिंबॉलिक था। वो लिपि जो यहाँ से मिली है और यहाँ जल निकास का जो प्रबंधन था बिल्कुल जबरदस्त। यानी कि अगर पूछा जाए कि जल निकास का प्रबंधन सबसे अच्छा किस नगर का था, तो धौलावीरा से जल निकास का प्रबंधन जो था वह बहुत अच्छा था। और इसके बाद एक लिपि मिली है। नदी वगैरह इसके में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे नवीनतम स्थल कौन था, तो सबसे नवीनतम जो था वो है धौलावीरा। ठीक, तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित पूरा चैप्टर। मैंने प्रयास किया कि आपको थोड़ा संक्षिप्त में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन समझाऊं। तो दोस्तों अगले चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगला चैप्टर वो है वैदिक सिविलाइजेशन, यानी वेदों की बात उसमें होगी। नाम से स्पष्ट है वैदिक सिविलाइजेशन। यह जो था हमारा पूरा अर्बन सिविलाइजेशन था। इसके बाद चलेंगे ग्रामीण सिविलाइजेशन की ओर। वह जो था हमारा रूरल सिविलाइजेशन था, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। और इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। जब 3-4 चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम लोग शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और बीएचयू एंट्रेंस के लिए अपनी कमर को जो है वह कस लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। एक साइंटिफिक वे में आप पढ़ेंगे
आज का कालखंड आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। टाइम पीरियड की 2350 से 1750 तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम 1500 से आगे चलेंगे और 1500 से आगे लगभग 600 ईस्वी तक चलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन में। उसके बाद फिर हम चलेंगे, राजा रानी आने शुरू हो जाएंगे, फिर तलवारें चलेंगी। जो इतिहास का सबसे मुख्य काम है कि तलवार और घोड़ों की टाप जो है वो बजनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि युद्ध शुरू हो जाएगा। उसके बाद बहुत मजा आने वाला हिस्ट्री में। तो आप पूरे तरीके से, पूरे जोश और खरोश से बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी करिए। कोई दिक्कत हो हमारी टीम से कनेक्ट होइए, हम आपका हर संभव मार्गदर्शन करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी सहायता हमसे हो सके वह आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।